अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन द बायोलॉजी। हम लोग उन बॉन्ड्स को जिक्र करने वाले हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैप्टर के अंदर। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़े रहते हैं, या फिर उन बॉन्ड्स के ज़रिए से वो आपस में ताल्लुक बनाए रखते हैं, इंटरेक्शन वो कर रहे होते हैं, या उनका स्ट्रक्चर जो है या उनका फंक्शन जो है वो सारा उन बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अकेला एक एटम तो हमारे पास कुछ भी नहीं कर सकता, लाजिम बात है वो एटम दूसरे एटम के साथ में एक केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि वो आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना सके। जैसे कि हमारे पास कार्बन मौजूद है। कार्बन हमारे पास बेसिक एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और एक कार्बन जो है टेट्रावेलेंट कहलवाता है। टेट्रा का मतलब है चार, इसके पास वैलेंसी होती है चार और एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाने की। तो एक कार्बन जो है चार अलग एटम्स के साथ में इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, इसके पास चार बॉन्ड बनाने की जो है कैपेबिलिटी मौजूद रहती है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना रहा होगा। ज़्यादातर हमें बॉन्ड ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान में नजर आएगा, और इनका जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जो कि फिर सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करनी होती है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल्स को स्टेबल बनाती है, उन्हें जोड़ के रखने का काम करती है। इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है जब अमाइनो एसिड के अंदर बॉन्ड बनाना होता है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, और इस तरह से फिर अमाइनो एसिड जुड़ते रहेंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो मिलता रहेगा। तो जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होंगे जो हमारे पास इन बॉन्ड्स के नतीजे में बनने वाले होंगे वो हमारे पास बहुत सारे हैं, उनके फंक्शन भी अलग है, उनके स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड के हवाले से जिन्हें कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं तब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ज़्यादातर हम जब बॉन्ड्स का जिक्र करेंगे तो हम इन कोवेलेंट बॉन्ड्स का ही जिक्र करेंगे। प्रोटीन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर दिखा हुआ एक एटम हमारे पास मौजूद है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, और दूसरा जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हालांकि इसके आखिरी शेल के अंदर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका जो शेल है वो मुकम्मल हो जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसके पास भी इस तरह से ये भी चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो ये आपस में करीब आ जाएंगे, इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इसके पास भी इस तरह से 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों की जो है वैलेंसी मुकम्मल हो चुकी होगी और ये जो है दोनों ही अब स्टेबल हो चुके होंगे। तो इस तरह की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, उसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन टेट्रावेलेंट है तो उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ता है। दूसरे हमारे पास होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, जो हमारे यहाँ बायोलॉजिकली जब हम आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे तो उनके यहाँ ये पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास NaCl होता है, साल्ट होता है। आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है कि अगर हमारे पास एक एटम मौजूद होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, वो एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। जब उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन के अंदर या केटाइन में बदल जाएगा। और दूसरा आइटम जो इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गई है तो इस वजह से वो नेगेटिव आयन के अंदर या आयनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, मतलब कि हमारे पास एक आयन मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आयन मौजूद है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उन दोनों के दरमियान में चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन डेवलप होगी उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहा जाएगा। जब उनमें अट्रैक्शन डेवलप होगी तो इस तरह से जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा उसे हम आयोनिक बॉन्ड कह रहे होंगे। तो जो अपोजिट चार्ज आयंस होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और इस तरह से आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल जो है सोडियम क्लोराइड की जो है डिस्कस की जा रही है। सोडियम का दिखा हुआ है कि इसकी आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और उसे गेन कर लेता है क्लोरीन। इस तरह से क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अब आ चुके हैं, इसके पास चार्जेस जो है नेगेटिव ज़्यादा हो चुकी हैं और सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो चुकी है। अब इन चार्जेस की वजह से आपस में जो जुड़ेंगे सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब इस तरह से इनके पास जो बॉन्ड बना उसे हम आयोनिक बॉन्ड कह रहे होंगे। वैसे अगर हम बात करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड जो है चार्जेस की वजह से जो है कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौजूद होता है। तो जैसा कि हमने आयोनिक बॉन्ड को और कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, इन्हें प्राइमरी बॉन्ड्स कहा जाता है। एक और हमारे पास बॉन्ड मौजूद होता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, जिसे सेकेंडरी बॉन्ड कहा जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड कोई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पर नहीं हो रहा होता। ये भी हमारे पास चार्जेस की वजह से डेवलप होने वाली एक फोर्स होती है, जो कि खासतौर पर हाइड्रोजन की चार्ज की वजह से जो है डेवलप हो रही होती है।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमें तब देखने को मिलती है, उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है जहाँ हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़ा होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में। इस सूरत में ये होगा कि अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेगा और इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जिनके ऊपर इस तरह से हल्के चार्जेस हों वो पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब क्या होगा कि इन चार्जेस की वजह से एक अगर मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड है। एटम्स के दरमियान में जो हो रही थी वो कोवैलेंट या आयोनिक थी, लेकिन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहलवा रही है। जो मजीद इसके बाद से लिखा हुआ न्यूक्लिक एसिड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े रहते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो कतारों में जुड़े हैं वो भी आपस में इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी ये हमारे पास हेल्प कर रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूटते हैं तो फिर डीएनए के धागे अलग अलग होते हैं, फिर नया धागा जो है दोबारा से नए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर को भी जोड़े रख रहे हैं और इस तरह से डीएनए को भी जोड़े रख रहे हैं। वहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इस तरह से प्रोटीन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये उन मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। तो ये दरअसल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के हवाले से लिखा हुआ है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हैं उनके दरमियान में होने वाली इंटरेक्शन हो रही होती है। होता है इस तरह से कि वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ऑयल वगैरह को दाखिल करते हैं वो नॉन पोलर होता है। अब ऑयल जो है नॉन पोलर नेचर होने की वजह से वो वाटर के अंदर जो है डिजोल्व नहीं हो सकता, तो वो एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। उस सूरत के अंदर होता यह है कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड आपस में जुड़ लेते हैं और इस तरह से उनका आपस में जुड़ जाना वो उनकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। यही बात लिखी हुई है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो आपस में क्लस्टर के अंदर गुच्छे की सूरत में जुड़ जाएगा एक्वस मीडियम के अंदर, ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अपना कांटेक्ट जो है कम से कम कर सके। प्रोटीन के अंदर हमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नजर आ रही थी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी हमें देखने को मिलती है। उनके अंदर भी अमीनो एसिड हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स मौजूद हो, तो वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बना करके अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी फास्फोलिपिड की बनी हुई है और फास्फोलिपिड भी एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। तो वहाँ पर भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड जो है आपस में जुड़ने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ही सहारा लेते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड अगर आपस में जुड़ना चाहता है, वाटर की मौजूदगी में वाटर पड़ा हुआ है वो वहाँ पर जुड़ना चाहता है, तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए से आपस में जुड़ रहे होते हैं। अब यहाँ लास्ट के अंदर जिक्र किया जा रहा है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस के हवाले से। जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो वाटर के अलावा और भी हमारे पास पोलर या आयोनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जब वाटर में उनको ऐड किया जाएगा तो उनके जो इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगी उसे हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन कहा जाएगा। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, लाजमी बात है न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर में मिक्स होंगे, डिजोल्व होंगे, फिर आगे ट्रांसफ़र हो पाएंगे। या केमिकल रिएक्शंस, तो रिएक्शन के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी वाटर के अंदर मौजूद रहते हैं, उनका भी वाटर में डिजोल्व होना ज़रूरी होता है। आयोनिक कंपाउंड्स वगैरह हो गए हमारे पास, तो इस तरह से उनके डिजोल्व होने के बाद उनके रिएक्शंस जो हैं वो ऐसी हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस की वजह से हमारे पास मुमकिन हो रहे हैं। तो डिस्ट्री आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।